चलिए आज बात करते हैं जिनेंद्र कुमार की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी अपना अपना भाग्य की। ये कहानी जानते हैं एक ही जगह पर मौजूद दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की तस्वीर हमारे सामने रखती है और ये दिखाती है कि कैसे हमारी इंसानियत कभी-कभी बहुत छोटी-छोटी सहूलियतों के सामने आकर हार मान लेती है। तो कहानी शुरू होती है नैनीताल की खूबसूरत वादियों से। लेखक क्या लिखते हैं सुनिए। रूई के रेशे से, भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक-टोक घूम रहे थे। मतलब सोचिए कितना जादुई सा माहौल होगा, है ना, जहां कुदरत अपने पूरे शबाब पर। लेकिन इस जन्नत जैसी दिखने वाली जगह के ठीक नीचे एक बहुत ही गहरा, बल्कि कहे तो चौंकाने वाला सामाजिक बंटवारा भी छिपा हुआ है। और कहानी का जो असल टेंशन है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक तरफ तो नैनीताल की वो शांत खूबसूरत वादियां हैं और दूसरी तरफ उन्हीं सड़कों पर एक बहुत ही कड़वा सच, सामाजिक भेदभाव और अमीर गरीब का फर्क। मतलब दो अलग अलग दुनियाएं एक ही जगह पर। और ये जो सोशल डिवाइड है ये बहुत साफ दिखता है। देखिए, सबसे ऊपर है अंग्रेज, एकदम कॉन्फिडेंट, एक्टिव, घोड़े दौड़ा रहे हैं। फिर आते हैं अमीर भारतीय जो अपनी परंपरा और पैसे का दिखावा कर रहे हैं। इनके बाद है वो इंडियंस जो अंग्रेजों की नकल करने में लगे हैं और बाकी भारतीयों को खैर नीची नजर से देखते हैं। और फिर सबसे नीचे आते हैं पहाड़ी लोग, फटे कपड़ों में बिल्कुल मजबूर, जो टूरिस्टों के घोड़ों की लगाम थामे हुए हैं जैसे कोई गुलाम हो। अब जैसे जैसे शाम ढलती है, कहानी का पूरा मूड ही बदल जाता है। अचानक एक घना कोहरा छा जाता है और ये कोहरा सिर्फ मौसम का नहीं है, ये कहानी के मिजाज को, उसके फील को भी पूरी तरह से बदल देता है। लेखक इसे कहते हैं एक शुभ्र महासागर, एक सफेद समंदर जो मानो पूरी दुनिया को निगल गया हो। पहाड़, बत्तियां, भीड़, सब कुछ उस सफेदी में गुम हो जाता है और बस एक अजीब सा अकेलापन रह जाता है जहां कुछ भी साफ नहीं दिखता। और इसी गहरे सन्नाटे के बीच घड़ी 11 बजाती है। कोहरे में दबी हुई आवाज जानते हैं कैसी लगती है? जैसे किसी दूर, बहुत दूर किसी कब्र से आ रही हो। और इस आवाज से वो खामोशी कम नहीं होती, बल्कि और भी ज्यादा डरावनी लगने लगती है। और फिर इसी धुंध में से, जो रास्ता भी ठीक से नहीं देखने दे रही, एक परछाई से उभरती है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे जरूरी और सच कहूं तो दिल दहला देने वाला हिस्सा। ये एक लड़का है, उम्र होगी कोई 10 साल, पैरों में कुछ नहीं, सिर पर कुछ नहीं, बस एक मैली सी कमीज पहन रखी है। उसका गोरा रंग मैल से काला पड़ चुका है और उसकी आंखों को देखकर लगता है जैसे उन्हें अपने आसपास की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। वो बस खोई हुई हैं। नरेटर का जो दोस्त है वो उस लड़के से एक बहुत सीधा सा सवाल पूछता है, बस इतना, आज क्या खाया? और लड़के का जवाब आता है, कुछ नहीं। बस ये एक शब्द, और ये एक शब्द ही उसकी गरीबी की पूरी कहानी कह जाता है। एक पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। फिर उससे अगला सवाल पूछा जाता है जो उसकी दुख भरी कहानी की परतें खोलता है। सवाल था, घर से क्यों भाग आया? और उसका जवाब वो उस गहरी लाचारी को दिखाता है जिससे वो भाग कर आया है। वो कहता है, वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा लेता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। आप सोचिए, ये गरीबी का एक ऐसा जाल था जिससे बचने का उसके पास शायद कोई और रास्ता ही नहीं था। अब कहानी का फोकस उस लड़के से हटकर नरेटर और उसके दोस्तों पर आ जाता है। उनके अंदर एक कश्मकश शुरू होती है। एक तरफ है हमदर्दी और दूसरी तरफ उनका अपना स्वार्थ। और जैसे ही मदद की बात उठती है, उनका जो वकील दोस्त है वो समाज की बनी बनाई सोच सामने रख देता है। वो कहता है, अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। तो अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है ना? उन्हें आखिर करना क्या चाहिए? क्या उन्हें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए या फिर समाज के बनाए नियमों और अपने खुद के आराम को देखना चाहिए? और फिर शुरू होता है बहानों का सिलसिला, एक एक करके। पहले तो वकील साहब शक जताकर मदद से मना कर देते हैं। फिर पैसे देने की बात आती है तो पता चलता है कि सबके पास सिर्फ बड़े नोट हैं। और दलील क्या दी जाती है? अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। और आखिर में मदद को बस कल पर टाल दिया जाता है। लड़के से कहा जाता है कि तुम कल आना। और यही टालमटोल हमें कहानी के एक ऐसे अंत तक ले जाती है जो बहुत खामोश है लेकिन उतना ही दर्दनाक भी।
ये अंत दिखाता है कि पिछली रात लिए गए फैसलों का क्या नतीजा निकला। अगली सुबह जब ये लोग नैनीताल से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक खबर मिलती है। खबर ये कि पिछली रात सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे एक पहाड़ी लड़का ठंड से ठिठुर कर मर गया। हाँ, वही लड़का। लेखक इस मौके पर जो लिखते हैं वो रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहते हैं, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। मतलब इंसानों ने तो मुंह फेर लिया, लेकिन कुदरत ने फिर भी अपनी गरिमा दिखाई। और ये सब सुनकर नरेटर का रिएक्शन क्या होता है? वो बस एक बात कहता है, अपना अपना भाग्य। बस ये एक ऐसा जवाब है जो सारे जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है और इतनी बड़ी ट्रेजेडी को एक आम बात बनाकर रख देता है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सच में सिर्फ भाग्य था, या ये उन छोटे छोटे स्वार्थी फैसलों का नतीजा था जो उस रात लिए गए? क्या समाज में हम अपनी जिम्मेदारियों से बस ये कहकर बच सकते हैं कि अपना अपना भाग्य? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।